नमस्ते बच्चों। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 9वीं पाठ दो बैलों की कथा लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी का आशय एवं प्रश्नों का उत्तर समझाएंगे। आशा है कि आप इसे समझकर परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का उत्तर लिख सकेंगे। इससे पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय भी करेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उनकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है। उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने दो बैलों की कथा के माध्यम से कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। आगे कहानी का सार है कि मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं, जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। इसका कारण उसका सीधापन और सहनशीलता। उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देते हैं। उसके लिए लाभ हानि, सुख दुख सब कुछ बराबर है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है, जिसे बैल के नाम से जाना जाता है, परंतु यह कभी कभी अड़कर अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। इस कारण इसका स्थान गधे से ऊपर है। झूड़ी काछी के 2 बैल थे, जिनका नाम था हीरा और मोती। पछाई जाति, ये बैल की जाति है, के दोनों बैल ऊंचे डील डौल वाले, देखने में सुंदर तथा काम में चौकस थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि एक दूसरे के मन की बातों का अनुमान लगा लेते थे। वे साथ साथ रहते, खाते और विनोद के साथ भाव में कभी कभी सींग भी मिला लिया करते। वे एक दूसरे के काम का जोड़ अपने कंधे पर लेने की कोशिश करते, जो उनकी मित्रता का प्रतीक था। दिन भर काम के बाद शाम को दूसरे को सूंघ कर दोनों एक साथ ही नाद में मुंह डालते, साथ ही मुंह उठाते थे। संजोग से एक बार झूड़ी ने दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है। यह उन्हें अच्छा ना लगा।
उन्हें ले जाने में झूरी के साले गया को बहुत परेशान हुई, या ये कहें तो गया परेशान हो गया। गया उन्हें आगे को खींचता तो वे पीछे को बल लगाते। गया के घर की नई जगह नए लोग उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। रात को जब सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर लगाकर मजबूत पगहे को तोड़ लिए और प्रातः काल तक वापस झूरी के पास आ गए। झूरी ने चरनी पर बैलों को देखा। दोनों के गले में गड़ाव, कीचड़ में सने पैर तथा आँखें, विद्रोह में स्नेह देखकर झूरी उनके गले लग गया। गांव के लड़कों ने उनका स्वागत किया और अपने अपने घरों से रोटियां, गुड़, चोकर, भूसी आदि लाकर दिया। के यूं भागकर चले आने से झूरी की पत्नी नाराज हुई। उसने बैलों को खली, चुनी चोकर खिलाने से मना कर दिया। झूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने के लिए कहा, पर झूरी की पत्नी के डर से नौकर ऐसा न कर सका, क्योंकि झूरी की पत्नी बैलों से नाराज थी। दूसरे दिन झूरी का साला गया बैलों को ले जाने फिर आया। इस बार उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोता और किसी तरह अपने घर ले गया। उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों में बांधा, उन्हें खाने को सूखा भूसा डाल दिया। बैलों ने अपना ऐसा अपमान कभी न देखा था, क्योंकि गया ने अपने बैलों को खली चुनी सब कुछ दिया था। गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोता, पर बैलों ने कदम न बढ़ाए। उसने दोनों को पीटा और हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। यह देख मोती गुस्से में आग बबूला हो गया और हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जोत, जुआ सब टूट गए। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो पकड़ में ही न आते। गया गांव के कुछ आदमियों के साथ दौड़ा गया। उनके हाथ में लाठियां थी। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने उसे शांत कराया। दोनों आदमियों ने हीरा मोती को पकड़ा और घर ले आए। रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। यह प्रतिदिन का नियम बन गया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते और सहन करते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की 2 रोटियां खिला जाती। वे जान चुके थे कि यह लड़की भैरव की है, जिसकी माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उसे सताती है। यह जानकर मोती ने हीरा से उस सौतेली माँ को सिंह से फेंक देने की बात कही, पर लड़की का स्नेह उसे रोक देता था। एक दिन लड़की ने दोनों को रस्सी तुड़ाकर भागने के लिए कहती हुई उनकी रस्सियाँ खोल दी। वे उनके स्नेह के कारण भाग नहीं रहे थे। तभी लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं। हीरा मोती आगे आगे, गया पीछे पीछे। वह गांव वालों को लेने के लिए वापस आया। तब तक दोनों को भागने का मौका मिल गया। वे आगे आगे भागते रहे, पर वे रास्ता भटक गए। रात में उन्हें नए नए गांव तथा नए खेत मिलने लगे। भूख से व्याकुल दोनों ने एक खेत में जी भरकर मटर खाए। फिर दोनों ने डकार लेकर सिंग मिलाए। अचानक उनको सामने से एक बड़ा सा सांड आता दिखा। उसने उससे भिड़ने का मन बना लिया। उससे भिड़ने पर मरना तय है, यह सोचकर दोनों उससे बचना चाहते थे, पर कोई रास्ता भी न था। दोनों ने भागने को कायरता समझकर उस पर एक साथ चोट करने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि एक ओर से एक के झपटने पर दूसरा उसके पेट में सिंग घुसेड़ दे। सांड को 2-2 से एक साथ लड़ने का अनुभव न था। जब उसे मोती वार करता तो हीरा के तरफ वो भागता। मोती पर हमला किया
तो हीरा ने उसे रगेदा। सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए वार किया तो मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दी, और जब मोती पर झपटा तो हीरा ने भी ऐसा किया। सांड बेदम हो वहीं गिर पड़ा, तब उन दोनों ने उसे छोड़ दिया। आगे बढ़ने पर दोनों एक मटर के खेत में घुस गए। अभी थोड़ा ही मटर खाए थे कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। मेड़ पर खड़ा हीरा निकल गया, पर मोती सींचे खेत में था, वह भाग न सका। हीरा भी लौट आया। दोनों पकड़े गए और कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ कि सारे दिन खाने को कुछ न मिला। इससे तो गया ही अच्छा था। उन्होंने सोचा, यहाँ कई भैंसें, बकरियाँ, घोड़े थे, पर चारा तो किसी के सामने न था। सारा दिन दोनों ने चारे का इंतजार किया, पर कोई चारा लेकर ना आया। उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की, पर उससे क्या होता। दोनों वहाँ से निकल भागने की योजना बनाने लगे। बाड़े की कच्ची दीवार में हीरा ने चोट करके कुछ मिट्टी गिरा दी। उसी समय बाड़े का चौकीदार हाजिरी लेने आया। उसने हीरा को ऐसा करते देख उसे कई डंडे मारे और मोटी रस्सी में बांध दिया। इतना होने पर भी दोनों ने दीवार गिराना जारी रखा। 2 घंटे के बाद आधी दीवार गिर गई। यह देख पहले तीनों घोड़ियाँ, फिर बकरियाँ, बाद में भैंसें कांजी हाउस से भाग गई, पर गधे अब भी वहीं खड़े थे। वे डर के मारे भागना नहीं चाहते थे। आधी रात तक गधे वहीं खड़े रहे और मोती हीरा की रस्सियाँ तोड़ने में लगा रहा। सफल न होता देख मोती ने सींग मारकर गधों को भी वहाँ से भगा दिया और हीरा के पास सो गया। अगले दिन दोनों को खूब मार पड़ी और मोटी रस्सी में बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों बेचारे वहीं पड़े रहे। वे बहुत कमज़ोर हो गए। एक दिन बाड़े के सामने झुग्गी बजने लगी। 50-60 आदमी वहाँ एकत्र हो गए। दोनों को निकाला गया, पर ऐसे मृतक बैलों को कोई खरीदार न था। अचानक एक दड़ियल, जिसकी आंखें लाल तथा मुद्रा कठोर थी, आया और उनके कूल्हों में उंगली गोदकर देखने लगा। यह देखकर दोनों अंतर्ध्यान से कांप उठे। नीलामी के बाद उसने दोनों बैलों को खरीद लिया। डर के मारे हीरा मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे, क्योंकि जरा सी चाल कम होते ही वह डंडा मार देता था। राह में गाय बैलों को हरे हरे खेत में चरता देख कर उन्हें अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। सहसा हीरा मोती को वह रास्ता परिचित सा लगा। गया उसी रास्ते से उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव। यह सब देखकर दोनों उस दड़ियल के हाथ से छूटकर बेतहाशा भागे। दड़ियल डर के मारे भागने लगा। यह देख मोती दड़ियल के पीछे भागने लगा और उसे गांव के बाहर खदेड़ दिया। अंत में हारकर दड़ियल चला गया। थोड़ी ही देर में झुरी ने नादों में खली, चुनी, चोकर और दाना भरकर दिया, जिसे खाने में दोनों व्यस्त हो गए। गांव में उत्साह का माहौल छा गया। मालकिन ने भी दोनों के माथे चूम लिए। इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार से दोनों बैलों ने स्वतंत्रता हासिल की। अब आइए इससे नीति विषयक मूल्य भी सीखें। इसमें नीति विषयक मूल्य में सच्ची मित्रता, मिलजुल कर रहने की भावना, निस्वार्थ परोपकार की भावना, नारी जाति का सम्मान, स्वतंत्र प्रियता, धर्म परायणता आदि विषय सीखने को मिलता है। साथ ही एकजुट होकर एकता के साथ किसी भी कार्य को करने की प्रेरणा मिलता है। जैसे हमने देखा, हीरा और मोती एक साथ मिलकर एकता से सांड से लड़ा। साथ ही साथ कांजी हाउस में सारे जानवरों को निकालने में कामयाब रहे। अब हम पाठ्य पुस्तक से प्रश्न अभ्यास कार्य देखें। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो उत्तर होगा, पशुओं की संख्या का ठीक ठाक पता चल सके, कोई पशु बीमार तो नहीं है इसका पता लगाया जा सके, समूह में उत्पात मचाने वाले पशुओं की अलग व्यवस्था की जा सके, पशुओं की संख्या नीलामी के योग्य है या नहीं आदि जानकारी के लिए पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम
क्यों उमड़ आया? तो छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ सताती थी। यहाँ गया हीरा मोती पर अत्याचार कर रहा था। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, उसे अपनों से बिछड़ने के दुख का ज्ञान था। छोटी बच्ची माँ के मरने को अपना दुर्भाग्य मानती थी। वह हीरा मोती को उनका घर छूटने के कारण उन्हें अपने जैसा ही अभागा समझती थी। साथ ही छोटी बच्ची छल प्रपंच से अभी दूर थी। उसका निश्चल मन हीरा मोती पर अत्याचार देख द्रवित हो गया और प्रेम उमड़ आया। तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा कि इसमें जैसे हम बताए थे कि कहानी में बैलों के माध्यम से अनेक नीति विषयक मूल्य उभरकर सामने आए हैं। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, इसका उत्तर आप वहाँ से ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो गधे को उसके स्वभाव के आधार पर मूर्खता का प्रयास समझा जाता है, ये हम सब जानते हैं। पर लेखक प्रेमचंद ने उसकी स्वाभाविक विशेषताओं, सरलता और सहनशीलता के आधार पर एक नए अर्थ की ओर हमारा ध्यान खींचा है। गधे में निहित गुणों के आधार पर लेखक ने उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की है। सुख दुख, लाभ हानि तथा विपरीत परिस्थितियों में एक जैसा बने रहने के गुण के कारण लेखक ने उसके सरल और सहनशील होने की ओर संकेत किया है। अगला प्रश्न है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इसकी चर्चा भी मैंने पाठ में की है, आप इसका जवाब वहाँ से ले सकते हैं। आगे है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो हीरा और मोती के माध्यम से लेखक प्रेमचंद ने समाज में स्त्रियों की अच्छी स्थिति नहीं थी, यह संकेत किया है। वे पुरुषों द्वारा शोषित थी। सामाजिक नियमों के अनुसार स्त्रियों को शारीरिक दंड देना अनुचित है। लेखक स्त्रियों की प्रताड़ना का विरोधी है। वह नारियों के सम्मान का पक्षधर है। वह स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता का पक्षधर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथी रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं। मनुष्य ने कभी उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए पाला तो कभी आर्थिक लाभ के लिए। किसान जीवन में किसान हल चलाने, बोझा ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। पशु भी अपने चारे के लिए मानव जाति पर निर्भर रहते हैं। कहानी में झूड़ी अपने बैलों से प्यार करता है तथा उनके खाने पीने का ध्यान रखता है। तभी वे हर मुसीबत पर विजय पाते हुए प्रेम न करने वाले गया के घर से भाग जाते हैं और लौटकर झूड़ी के पास आ जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो मोती स्वभाव से उस उग्र जरूर है पर दयालु भी है। मोती का स्वभाव परोपकारी है। वह कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। मोती सच्चा मित्र है। वह मुसीबत के समय हीरा का साथ नहीं छोड़ता। मोती अत्याचार का विरोधी है। वह कांजी हाउस की दीवार छोड़कर अत्याचार का विरोध करता है। मोती साहसी है। वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। अगला प्रश्न है, ये आशय स्पष्ट कीजिए है, जैसे कि हम इस कहानी में बता चुके हैं आपको, उसके आधार पर आप इसका आशय स्पष्ट कर सकते हैं। उसके बाद का प्रश्न है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया होगा? यह भी आप स्पष्ट करते हैं अपने विवेक के आधार पर। अगला प्रश्न है, हीरा और मोती के शोषण के खिलाफ आवाज़, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस परिस्थिति पर तर्क सहित अपने विचार
प्रकट करें। तो हीरा और मोती को गया के घर से लेकर कांजी हाउस तक शोषण का शिकार होना पड़ा। ये हम अभी देखे हैं। वे शोषण का अपने तरीके से विरोध करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे दोनों पीटे जाते हैं और अंततः काजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं। इस पर मेरा विचार अपना है, आपका अपना हो सकता है कि शोषण का विरोध करके उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। शोषण का विरोध करते हुए इतना दुख तो उठाना पड़ता ही है। शोषित रहकर घुट घुट कर जीने तथा हर सांस के लिए दूसरे पर आश्रित रहने से अच्छा उनका विरोध करना है। इससे शोषक अपनी मनमर्जी नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? इसका भी मैं बहुत अच्छा से आपको जवाब दे चुका हूँ। फिर भी यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। ये दो बैल सच्चे भारतीय हैं, जिनमें से एक गांधी जी की अहिंसा का समर्थक है तो दूसरा उग्र स्वभाव का। इस तरह से और दोनों मिलकर आज़ादी पाने में सफल होते हैं। तो झूड़ी का घर स्वदेश का प्रतीक है, जहां आने के लिए दोनों व्याकुल रहते हैं। इसके लिए अनेक बाधाएं झेलनी पड़ती है, फिर भी उन बाधाओं को झेलते हुए वो सफल होते हैं और अंततः स्वतंत्रता प्राप्ति कर लेते हैं। इसी के साथ आज का ये प्रसंग समाप्त होता है। धन्यवाद।